नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम लीगली स्पीकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कानून की। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आजकल सुर्खियों में क्यों है? क्या भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से आम जनमानस के जीवन पर इसका क्या असर होगा? और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के किसी वर्ग या समुदाय के खिलाफ है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड कास्ट, क्रीड एंड कलर का है? भेदभाव किए बिना कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर नागरिक को एक समान कानून का अधिकार देगा। समान नागरिक संहिता अगर लागू होता है तो क्या बदलाव होंगे? इन संभावित बदलाव की खिलाफत कौन लोग कर रहे हैं? उनकी चिंताएं क्या हैं? क्या समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी पंथ, मत या फिर संप्रदाय के खिलाफ कानून है? क्या समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है? अगर कुछ नहीं तो देश के कुछ लोगों में आखिर भय का वातावरण क्यों है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का नीर शीर विश्लेषण करेंगे और इसके बारे में बन रहे माहौल पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे और सुप्रीम कोर्ट की वकील ज्योति राणा हैं, जो इस विषय पर जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े हुए कुछ जो पहलू हैं वो भी हम आपको साथ ग्राफिक्स के जरिए साझा करके आपको बताना चाहते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। आखिर क्यों जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड? दरअसल भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है और इसी से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती जा रही है। सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लाना, अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। लोग शादी, तलाक जैसे मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड में जाते हैं। महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना, परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना कोड बनने के बाद कानून को सरल बनाने का काम करेगा। वर्तमान में धार्मिक मान्यताएं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य के आधार पर अलग अलग हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग है, लेकिन आपके दिमाग में यह भी होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का अनुच्छेद 44 के भाग 4 क्या कहता है? सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है। अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का उल्लेख है, जिसमें राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे क्षेत्रों को कवर करेंगे। यह कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच में कोई संबंध नहीं है। भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको बताएंगे। तो कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना, सभी धार्मिक समुदायों पर लागू ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो सभी धार्मिक समुदायों पर यह लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है। अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का उल्लेख किया गया है। राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे क्षेत्रों को कवर करेगा। तो भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। इसी से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती जा रही है। सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लाना, अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। लोग शादी, तलाक जैसे मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड जाते हैं। महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना, परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। कोड बनने के बाद कानून को सरल बनाने का काम करेगा। वर्तमान में धार्मिक मान्यताएं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य के आधार अलग अलग है।
और इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अश्वनी दुबे सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और हमारे साथ ज्योति राणा सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। अश्वनी दुबे जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक बार इसलिए फिर से गर्म हो गया है क्योंकि लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन मांगी है आम लोगों से, 30 दिनों का वक्त दिया है। लेकिन दर्शक ये जानना और समझना चाहेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। आशीष जी, देखिए, जब संविधान सभा में संविधान का निर्माण होने लगा तो उस दिन संविधान के संस्थापकों ने उम्मीद जताई थी कि एक दिन राज्य जो है समान नागरिक संहिता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और देश में तमाम धर्मों पंथों के रहने वाले लोगों के लिए उनके धार्मिक रीति रिवाजों से अलग एक जैसा कानून होगा, जिसमें विवाह, तलाक, सक्सेशन, एडॉप्शन जैसे जो केसेस हैं उन केसेस को डील करने के लिए कोडिफाइड लॉ होगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 उप धारा सब क्लॉज 4 की जो अवधारणा है, लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट, उसको पूरा करेंगे। उस समय किसी भी तरह से इसको संहिताबद्ध नहीं किया जा सका, परंतु इसीलिए आर्टिकल 44 जिसकी बात आपने कही कि भारतीय संविधान के भाग 4 जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उसके अनुच्छेद 44 में इस बात को छोड़ा गया स्टेट्स के विजडम पर कि स्टेट सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाएंगे। यानी इसका सरल शब्दों में कि भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होगा। और संविधान के जो संस्थापक थे उन्होंने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से इसकी लागू करने की जिम्मेदारी बाद की सरकारों को हस्तांतरित कर दी थी। यानी व्यक्तिगत कानून, संपत्ति संबंधी कानून, विवाह, तलाक, गोद लेने संबंधी। परंतु अब तक चाहे पॉलिटिकल मोटिव हो, चाहे रिलीजियस अपीजमेंट हो, चाहे जो कारण हो कि संविधान के लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी, 7 दशक बीत जाने के बाद भी पूरे देश में एक जैसा कानून नहीं है। अब होता क्या है, हम बार बार आर्टिकल 14, 15, 21 की बात करते हैं, तो जब आर्टिकल 14, 15, 21 की बात करते हैं तो इतने डाइवर्सिफाई लॉ होने की वजह से एक जैसा जजमेंट भी नहीं पास हो पाता। कहीं पर्सनल लॉ पर जजमेंट पास होता है, यानी आप देखिए कि कहीं पर शादी की उम्र 18 साल है कानून के मुताबिक और कहीं पबर्टी की एज है। तो इन सब बातों के विरोधाभासों को लेकर अब कहीं किसी धर्म के लोगों के लिए देखेंगे तो इंडियन सक्सेशन एक्ट है जो विल को डिफाइन करता है, इंडियन पार्टीशन एक्ट है जो पार्टीशन को डिसाइड करता है, लेकिन बाकी जगहों पर देखेंगे तो अभी भी जो पर्सनल लॉज हैं उसके मुताबिक चल। इसलिए ये जरूरी था और आज मैं समझता हूं कि लॉ कमीशन ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है इस बात को अपनी लोगों से रिकमेंडेशंस मंगाकर, लोगों के विचार मंगाकर, और मैं समझता हूं कि फुल स्पिरिट के साथ ये कानून पार्लियामेंट को पास होना चाहिए, पार्लियामेंट में पास होना चाहिए दोनों सदनों के द्वारा, ताकि इस देश में और रहने वाले लोगों के बीच में और जो संविधान है उस संविधान की मूल भावना के अनुसार कार्य हो सके। लेकिन ज्योति राणा जी, जैसा अश्वनी जी ने पूरे कानून के बारे में बताया, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर इस कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है। क्यों ये कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सही नहीं है, पर्सनल लॉ जो अलग अलग चल रहे हैं उन्हीं को ही जारी रखा जाए। जी आशीष जी, इसमें सबका जो जैसा अश्विनी जी ने भी बताया है कि या तो किसी का पॉलिटिकल एजेंडा है या क्या मोटिव है कि इस लॉ को अपोज करा जा रहा है, जबकि इसमें एक समान, वन लॉ वन नेशन की बात करी जा रही है। किसी के कोई राइट्स इसमें नहीं छीने जा रहे हैं कि आपके राइट्स इसमें इंफ्रिंज हो रहे हैं तो इस लॉ को अपोज करा जाए। तो पॉलिटिकल एजेंडा अपना सेटिस्फाई करने के लिए इस लॉ को, जो भी हमारे धार्मिक संस्थान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस लॉ के ऊपर, जिसको नॉलेज है वो भी, जिसको नहीं भी नॉलेज है वो भी इसको फेवर भी कर रहा है, इसको अपोज भी कर रहा है, विदाउट नोइंग कि इस लॉ के आ जाने से कितनी ऐसे सेक्शंस ऑफ जो वीकर सेक्शन सोसाइटी में जो लेडीज हैं, विमेन हैं, उनको कितने राइट्स हैं जो अभी तक इन्फ्रिंज है, उनके राइट्स उनको नहीं मिले हैं, तो वो राइट्स उनको मिलेंगे। इसमें किसी का राइट नहीं इन्फ्रिंज करा जा रहा है, किसी को कुछ छीना नहीं जा रहा है, बल्कि उनको समान अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन ज्योति जी, वो कौन से राइट्स हैं जो महिलाओं को मिलेंगे, अगर आप विस्तार से बता पाए तो। जी देखिए, हमारे जैसे पर्सनल लॉ में जो हमारा मैरिज लॉ है, डिवोर्स लॉ है, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, तो ये सारे लॉ, सिविल राइट्स जो हैं, सिविल लॉ जो हैं, हमारे पर्सनल लॉ से गवर्न करते हैं। तो जब अगर डिवोर्स अगर किसी का होता है तो उसमें जो पर्टिकुलर जिस लॉ में मैरिज करी गई है उस लॉ से वो गवर्न होता है, जिसमें कि जैसे अगर हमारा हिंदू मैरिज है तो हिंदू मैरिज से गवर्न होगा। लेकिन अगर जैसे हमारे यहाँ पर वुमेन है, जो मुस्लिम वुमेन हैं, उनके काफी राइट्स हैं जो उनको नहीं मिलते, जो कि हिंदू लॉ में हिंदू वुमेन को राइट्स मिलते हैं। इनहेरिटेंस का राइट मुस्लिम वुमेन को नहीं है, जो एक समान कानून आने से, यूसीसी आ जाने से
जो मुस्लिम वुमेन है, बीट मुस्लिम वुमेन, क्रिश्चियन, बीट दलित, ट्राइबल, उन सब के लिए यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है। कि अगर हम बोले सिर्फ मुस्लिम वुमेन्स के राइट्स यहाँ पर सबको दिए जाएंगे, मुस्लिम वुमेन को ही राइट मिलेंगे, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, तो इनहेरिटेंस का राइट, एडॉप्शन का राइट, इवन मेंटेनेंस का राइट, जो गुजारा भत्ता जिसे कहा जी जाता है, तो वो राइट उनको दिया जाएगा। मेंटेनेंस जो कि एक ह्यूमैनिटी इशू, जो एक सिविल राइट है उनका, जो मिलना चाहिए, जो मुस्लिम लॉ में नहीं मिलता है। तो अगर ये लॉज पास हो जाएगा तो इससे सारी वुमेन्स को एक इक्वल लॉ, जो हम हिंदू वुमेन, मुस्लिम वुमेन ना कह के हम इंडियन वुमेन उनको अगर बोले, तो एक जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस जो होगा अगर ये लॉ पास हो जाता है। लेकिन अश्वनी जी, जो मुस्लिम समुदाय है उसमें जो शादी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, जैसा आप हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में ये लॉ किस तरह से लागू किया जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी बचा रहे और उसके बाद ये जो लॉ है उससे वो पूरी तरह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गवर्न हो? देखिए, दो बातें समझना बहुत जरूरी है कि एक तो जो एज ऑफ मैरिज है, जो डिसिमिलैरिटी है, एज ऑफ मैरिज को सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा, एक जो डिवोर्स मेन इशू है, जिस डिवोर्स में जो कोडिफाइड लॉ है, उस कोडिफाइड लॉ के मुताबिक, यानी बजाय कि रिलीजियस स्कॉलर्स बैठ करके किसी महिला के अधिकारों की बात करें, महिला के संबंध विच्छेद की बात करें, या वो सर्कमस्टांसेस बेस्ड डिसीजन दें, बल्कि जो लॉ है, जो विधि का शासन है, विधि के शासन के मुताबिक। दूसरा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और एक तरफ संस्कार है। किसी भी रिलीजन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को इसमें इनकलकेट करके ही जो है कोई लॉ पास होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा। इसीलिए लॉ कमिश्नर ने रिकमेंडेशंस मंगाई कि आप अपने विचार हमें दीजिए। उन विचारों में आपका सुझाव भी हो सकता है, सजेशंस भी हो सकता है। ज्योति ने बिल्कुल सही कहा कि ये किसी के खिलाफ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए जो जनजातीय समुदाय है, जनजातीय समुदाय अपने अलग प्रैक्टिसेस को मानता है। जी जो हिंदू कोड बिल से जो लोग गवर्न होते हैं, उसमें मैरिज के, डिवोर्स के अलग रूल्स है। पर्सनल लॉ के जो लोग हैं, क्रिश्चियंस मैरिजेस हैं, उनके अलग, उन सब की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो, ताकि उनकी जो धार्मिक संरचना है वो भी बची रहे, उनका जो किसी का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी का संस्कार है, किसी का दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है, इस तरह की बातें भी बची रहें, और उसके साथ साथ जो यूनिफॉर्मिटी है वो यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से चलता रहे। अब देखिए, इसी देश में गोवा में आप जाकर के, गोवा में स्टडी करने की जरूरत इसलिए कि पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से बड़े ही सक्सेसफुली शाइनिंग एग्जांपल है गोवा, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड सक्सेसफुली प्रैक्टिस हो रहा है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट और संस्कार की बात, जो हमारे विधि निर्माता हैं, वो विधि निर्माता उसको देखेंगे कि कैसे उसको डील करेंगे। सवाल मैरिज का नहीं है, सवाल यहां पर डिवोर्स का है, सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है, सवाल इनहेरिटेंस का है, सवाल एडॉप्शन का है, सवाल लड़कियों को संपत्ति में प्रॉपर्टी का, सवाल जो तमाम डिवोर्स के वेरियस प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रैक्टिसेस तमाम इस्लामिक देश जो है वो खत्म कर चुके हैं, जो हमारे यहाँ 72 के 72 सेक्स जो मौजूद है उसमें अभी प्रेवलेंट है, उसको खत्म करने की जरूरत है। और मेंटल जो स्टेबिलिटी है लड़कियों की या लड़कों की एज के बात आती है, तो जो आपने फिक्स कर दिया, पबरिटी का जो टाइम आपने लिया, उसके बजाय 18, 19, 20, 21 जो भी टाइम गवर्नमेंट फिक्स करती है या पार्लियामेंट फिक्स करता है कानून पारित करके, वो सबके लिए जब एप्लीकेबल होगा, तो बजाय कि इमीडिएटली कम एज में एक बच्ची घर के कामों में लग जाएगी, वो पढ़ेगी, आर्थिक रूप से मजबूत होगी, प्रोग्रेसिव होगी, किसी भी रिलीजन की होगी, तो उसका जो उसकी अकाउंटेबिलिटी देश के लिए और अपने लिए वो मजबूत हो। इसीलिए मैं समझता हूं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, उनको उसमें ले करके और एक नया कोडिफाइड लॉ बनेगा। इसलिए जो समझते हैं या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू कोड बिल जो है या उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो उसमें इनकलकेट होंगी, ऐसा नहीं है। नए तरीके से सबको लेते हो, क्योंकि किसी के धर्म पर कुठाराघात नहीं है, क्योंकि एक रिलीजियस फ्रीडम वाली कंट्री है हमारी, जहां के प्रस्तावना में अगर हम देखें तो सभी धर्मों की बात करिए, इक्वालिटी की बात करिए, और जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी बात किया गया। इसलिए आशीष भाई, ये जरूरी है। लेकिन अश्वनी जी, पिछली बार जब बीएस चौहान साहब लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने रिकमेंडेशन मांगी थी, और मुझे ध्यान है कि बहुत बड़ी तादाद में रिकमेंडेशन आई थी, और उस समय जो मुस्लिम संगठन थे उन्होंने विरोध किया था, बाकायदा उनकी तो मीटिंग भी हुई थी बीएस चौहान साहब की, और लेकिन उन लोगों ने मीटिंग में इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए।
आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सबको बराबर राइट देता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को बराबर राइट देता है। लेकिन इसका विरोध आखिर कर क्यों रहे हैं? देखिए, दो बातें समझना पड़ेगा। विरोध सिर्फ आज नहीं हुआ। विरोध जब आप 1941 में इन कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए बीएन राव समिति बनी, उस समय विरोध हुआ। उसके पहले आप जब देखेंगे, जब ब्रिटिशर्स ने खास तौर से 1835 में जब यूसीसी की उत्पत्ति जिस ब्रिटिशर्स के समय पर हुई, तब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट की, जिसमें अपराधों, सबूतों, अनुबंधों से संबंधित कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया और सिफारिश किया गया कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत जो कानून है उनको हटा करके एक यूनिफॉर्म कानून बनाया जाए। लेकिन उस समय भी विरोध हुआ। तो उस समय, तो आज की बात यह औपनिवेशिक काल से चला रहा है। दूसरा, लॉ कमीशन एक रिकमेंडेशन करने वाली बॉडी है। लॉ कमीशन एक ऐसी बॉडी है जब कोर्ट्स या पार्लियामेंट जब कभी भी उसके सामने क्वेश्चनायर फ्रेम करके भेजते हैं, तो तमाम रिपोर्ट्स और रिसर्च के आधार पर अपनी एक रिकमेंडेशन देती है। अब जस्टिस चौहान के सामने कौन से ऐसे पहलू थे जिन पहलुओं को देखते हुए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ना लागू करने के पक्ष में मत दिए। लेकिन आज जो लॉ कमीशन है, उस लॉ कमीशन के सामने ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लॉ कमीशन कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अश्वनी दुबे जी, क्या कुछ बदलाव आएगा महिलाओं के जीवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो? देखिए, सबसे पहले आशीष भाई, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर के जो असमानता है कानून में, वो जो है असमानता खत्म होगी। इस देश में दो तरह के कानून है। एक कानून फाइनेस्ट लॉ जो हिंदू विमेन के लिए यहाँ पर है। हिंदू विमेन के लिए कैसे? सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का जब पिटीशन फाइल होती है, वो मेंटेनेंस की बात करता है। सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का है, वो मेंटेनेंस की बात करता है। प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस केस में अगर आप आएंगे, वहां मेंटेनेंस की बात करता है। तो एक तरफ हिंदू महिलाओं के लिए फाइनेस्ट लॉ है और दूसरी तरफ हमारे बाकी बहनों के लिए वो फैसिलिटीज नहीं है। तो एक पहला सुधार तो यही हो गया उनका कि उनको अपने राइट्स मिलेंगे किसके द्वारा? एक जुडिशियल फ्रेमवर्क के द्वारा, जहां पर स्कॉलर्स प्रैक्टिसेस को वेरियस जो शरीयत या और जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ, मुस्लिम धर्म ग्रंथ है, उनके आधार पर ना डिसाइड करके वो डिसाइड करेंगे लॉ के आधार पर, सबूतों के आधार पर। तो ये सुधार होगा। और जब ये सुधार होगा तो महिलाएं अकाउंटेबल होंगी देश के लिए। उसके अलावा जब एज बड़ी एज में वो मैरिज करेंगी, तो वो डिसीजंस लेंगी। कैसे डिसीजंस लेंगी? 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल की बालिकाएं जब कॉलेज में जाएंगी, वो पढ़ेंगी, उनका मेंटल स्टेटस देखा जाएगा, तो वो देश की उन्नति में भी अपना कर सकती हैं, योगदान दे सकती हैं। साथ ही साथ वो डिसीजन लेंगी। तो जब डिसीजंस लेंगी, तो जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी, वो राइट टू इक्वालिटी सही मायने लागू हो। क्योंकि यहां पर एक तरफ तो एक महिलाओं को बहुत सारे अधिकार है, दूसरी तरफ वो प्रोग्रेसिव समाज की पार्ट आज भी नहीं है। इसलिए जरूरी यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, और सिर्फ महिलाओं के नहीं, बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। इनहेरिटेंस की बात आती है, अडॉप्शन की बात आती है, प्रॉपर्टी की बात आती है, डिवोर्स की बात आती है। ये तमाम बातें हैं जिन पर असर पड़ेगा। और निश्चित तौर पर डिप्राइव्ड कम्युनिटी महिलाएं ही हैं इसमें, तो महिलाओं की तो हर तरह से आर्थिक सामाजिक स्थिति में उनके अश्वनी जी, यानी कुल मिलाकर ये कहें कि जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, किसी भी धर्म के आड़ में कर रहे हो, किसी भी लॉ के आड़ में कर रहे हो, पर्सनल लॉ के आड़ में कर रहे हो, इसका मतलब तो ये है कि वो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि महिलाएं जो हैं उनको बराबरी का दर्जा मिले, और शायद ये एक बड़ी वजह है कि वो उसका विरोध कर रहे हैं। आशीष भाई, मेरा थोड़ा दूसरा सा इसमें उत्तर है। इसमें यह है कि राजनीतिक दल इस मुद्दे के माध्यम से धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। और धार्मिक ध्रुवीकरण का जब प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके सामने जो है होता है उनका वोट बैंक। तो ऐसा नहीं है कि जो किसी भी कम्युनिटी के प्रोग्रेसिव सोसाइटी के जो पार्ट है, कुछ परसेंटेज के लोग वो नहीं चाहते, वो सब चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसी कुरीतियों को वो प्रोत्साहित करते हैं, ताकि उनका जो अपीजमेंट, जो यूनिटी की बात है, जब खत्म होगी तभी तो वोट बैंक आएगा, तभी तो आएगा। आज देश में आज देखिए कि हम अगर एक तरफ प्रोग्रेस डिजिटलाइज दुनिया, हम यूपीआई में दुनिया में देख रहे हैं कि हम एक लैंडमार्क हमने एग्जाम्पल सेट किया है, दूसरी तरफ आज भी हमारे देश
देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और ये ज्यादा देखा जा रहा है कि इस कम्युनिटी के, इस कास्ट के, इस रिलीजन के वोट यहां ज्यादा हैं इसलिए इसको वोट दो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं की बात है, वो सिर्फ पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि सामाजिक उत्थान एक जैसा हो, ताकि उनकी जो राजनीति है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वो उस पर किसी प्रकार की इसका तो मतलब यह है अश्विनी जी कि जनता के बीच में या फिर यूं कहें कि लोगों के बीच में गलत तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश किया जा रहा है ताकि लोग मिसलीड होते रहें और इसका विरोध करते रहें और ये कभी लागू ही ना हो पाए और उन्हें राजनीतिक फायदा मिलता रहे। यही एग्जैक्टली यही है। इसीलिए जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच में और कानून के बीच में हस्तक्षेप की बात आती है तो वो जो कानून है वो सुप्रीम होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से निकले हुए कानून है हम उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज एंड ऑल द फैसिलिटीज जो हैं उनको। लेकिन कानून बनकर के जब कुछ होगा तो धर्म नहीं सर्वोपरि होगा, वहां सर्वोपरि होगा संविधान, वहां सर्वोपरि होगा देश। और इसीलिए जब ये सर्वोपरि होगा तो समानता का भाव लोगों में पैदा होगा, और समानता का भाव पैदा होगा तो एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। एक सवाल जो लोगों के मन में और होता है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से पर्सनल लॉ में कुछ बदलाव आ जाएंगे या पर्सनल लॉ जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा? ये लोगों के मन में सवाल है कि क्या होगा पर्सनल लॉ का फिर। देखिए, पर्सनल लॉ क्या, आज ये बताइए कि ये हिंदू कोर्ट बिल लगने से हिंदुओं में जो शादी करने के लिए 7 फेरे लेने की परंपरा है अग्नि के समक्ष वो खत्म हुई? क्या हिंदुओं के बीच में या किसी और के बीच में जो शादी कर्म सिंदूर लगाने की जो प्रथा है वो खत्म हुई? ये सब तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से ही निकली हुई फॉर्मल वो है, संस्कार हैं, तो उन पर असर नहीं पड़ेगा। सवाल यह होगा कि ये संहिताबद्ध हो जाएगा तो पर्सनल लॉज की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो प्रैक्टिसेस प्रिवेल करेंगी, लेकिन जहां पर किसी के राइट्स के वायलेशन की बात आएगी वहां लॉ उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ा होगा। अश्विनी जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अश्विनी दुबे जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी क्यों है। आज के लिए लीगली स्पीकिंग में इतना ही। अगले शुक्रवार को फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।